हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको IUPAC सिद्धांत के अनुसार नाम देने के लिए कुछ नियम बताए गए थे। उन नियमों का अध्ययन करके हमने जाना था कि किस प्रकार से हम सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर सकते हैं। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा वह रहेगा IUPAC सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोकार्बन में शाखीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन का नामकरण, और हम इनके नामकरण में किन किन नियमों का पालन करते हैं। आइए तो हम देखते हैं कि शाखीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। हमने सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कुछ प्रमुख नियमों के बारे में पढ़ा था। वह नियम यहां पर शाखीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में भी लागू होंगे। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को निर्धारित करेंगे कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। एक कार्बन का परमाणु होगा तो हम वहां पर मित निर्धारित करेंगे। अगर 2 कार्बन किसी यौगिक के अंदर उपस्थित है तो एथ, 3 कार्बन परमाणुओं के लिए प्रो, 4 कार्बन परमाणुओं के लिए ब्यूट, 5 कार्बन परमाणुओं के लिए पेंट, 6 कार्बन परमाणुओं के लिए हेक्स, 7 कार्बन परमाणुओं के लिए हेप्ट। यह आपको वहां बता दिया गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो रूल है वो आपको बताया गया था कि यदि कार्बन के यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में अगर एकल आबंध है तो वहां पर आप एन एज ए सुफिक्स अर्थात अनुलग्न के रूप में उपयोग करेंगे। परंतु यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध है तो वहां पर आप जो हमारे पास कार्बन की संख्या के आधार पर नाम निर्धारित हुआ है उसके अंत में ईन लगा देंगे, ईन। और जिन कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उन कार्बन परमाणु से बनने वाले यौगिक के अंत में एज ए सुफिक्स हम आइन लगा देंगे, YNA। इसके बाद हम चलते हैं शाखीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के नामकरण में। इन नियम के अलावा और किन नियमों को हमें अपने ध्यान में रखना होगा। देखिए, सबसे पहले जब भी हम शाखीय श्रृंखला वाले अर्थात ब्रांच्ड चेन वाले, जिनमें ब्रांच्ड चेन है, चेन तो है ही, चेन अर्थात सीधी रेखा, ये चेन हो गई है, और ब्रांच्ड का मतलब है कि ब्रांचिंग नीचे या ऊपर, उसको बोलते हैं हम ब्रांच्ड चेन। अर्थात शाखीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के जब भी हम नाम लिखेंगे IUPAC के नियम अनुसार तो कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। देखिए, जब भी हम शाखीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे सबसे पहले हमें इस नियम को ध्यान में रखना होगा। कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना है, फिर उनकी नंबरिंग करनी है, अर्थात उनकी स्थिति निर्धारित करनी है। मैं यहाँ पे इस रूल को कुछ उदाहरण देकर के आपको स्पष्ट करता हूं। यहाँ पर मैंने ये एक सीधी श्रृंखला ली कार्बन के परमाणु की, इसके दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पर एक कार्बन के परमाणु की सीधी श्रृंखला ले रहा हूं। यह देखिए आप, मैंने यहाँ पर कार्बन के परमाणु की एक सीधी श्रृंखला ली है। यह भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, पर मैं यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु और जोड़ देता हूं। और इस प्रकार से जोड़ने के बाद अब मुझसे कोई यह पूछे कि इसके अंदर सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढो कितने कार्बन की है और उनकी स्थिति निर्धारित करो, तो मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से निर्धारित कर दूंगा कि मेरे पास यहाँ पर 4 कार्बन है
और उनकी सबसे लंबी श्रृंखला ये देखिए, ये मैंने इसको निशान लगा दिया है, सबसे लंबी श्रृंखला हो गई है ये 4 कार्बन की। इनको मुझे नंबरिंग करना है, अर्थात इनकी स्थिति निर्धारित करनी है, तो मैं इनको नंबरिंग भी कर देता हूं कि नंबर 1 कार्बन परमाणु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के हिसाब से इसमें, क्योंकि कार्बन 4 है इस यौगिक में, क्योंकि 4 कार्बन के परमाणु है और 4 कार्बन के परमाणु के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, ब्यूट। तो यहां पर ये जो है ब्यूट तो आएगा ही। और फिर देखेंगे कि एकल आबंध है कि द्विआबंध है, एकल आबंध है, एकल आबंध के लिए एन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास यहां पर हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब इस नियम की तरफ आते हैं हम। यहां पर जो नियम है कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना, तो यहां पर तो लंबी श्रृंखला केवल एक ही थी, लेकिन जब हम इस यौगिक की तरफ आते हैं, मैं यहां पर इनके आबंध लगा देता हूं और कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है वो पूरी कर देता हूं। ये मैंने कर दिया है यहां पर। अब बात आती है इस नियम की ओर कि हमें सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना है। देखिए इस यौगिक के अंदर 3 श्रृंखला बन रही है। कौन कौन सी? देखिए एक श्रृंखला तो ये सीधे बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। इस श्रृंखला को हम लेते हैं, तो हमने कार्बन के परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना था। यहां पर हमने 1 2 3 4 कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला है ये, अर्थात यहां पर ये बन रहा है ब्यूट। लेकिन इसके अलावा हमें आगे और नजर दौड़ानी है, क्या यही सबसे लंबी श्रृंखला है या किसके अलावा भी कोई और श्रृंखला बन सकती है, अर्थात कार्बन की चेन। अगर मैं एक दूसरी चेन और ढूंढूं तो ये मेरे पास देखिए दूसरी चेन हो गई है, ये वाली। यहां पर कितने कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला बन रही है? देखिए 1 2 3 और 4, यहां भी 4 ही कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला बन रही है। अब मेरे पास एक तरीका और है, देखिए वो कौन सी चेन है। मैं इसको यहां से शुरू करूं और इस प्रकार से, ये देखिए ये जो मैंने बनाई है ये वाली, यहां पर 1 2 3 और फिर मैं नीचे आ जाता हूं 4 और 5, तो यहां पर 5 कार्बन के परमाणु हो गए। अब 5 कार्बन के परमाणु हो गए तो 4 वाली लंबी हुई या 5 वाली लंबी हुई? निसंदेह कि 5 वाली लंबी हुई। तो यहां पर ये ब्यूट नहीं होगा, हम इसको ब्यूट कहकर नहीं बुलाएंगे। मैं देखिए इनको हटा रहा हूं, जो हमारी श्रृंखला 4 की बन रही थी, मैं 4 वाली श्रृंखला को हटा देता हूं। यह मैंने 4 वाली श्रृंखला यहां से हटा दी है, और 4 वाली श्रृंखला हटाने के बाद मेरे पास जो सबसे लंबी श्रृंखला है वह आ जाएगी। ये देखिए मैंने इनकी नंबरिंग भी हटाई है और मैंने यहां से इनको भी हटा दिया है, और मेरे पास कार्बन की लंबी जो श्रृंखला है वो कितने कार्बन परमाणुओं की है। अगर हम उसको ढूंढने के लिए जाएं तो हमने देखा कि 4 की श्रृंखला बन रही थी, यहां से इधर गए थे और इधर से नीचे की तरफ गए थे, तब भी 4 की बन रही थी। और लेकिन जब हम इसको यहां से और ऐसे काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बन रही है। तो एक तरफ तो 4 कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला आ रही है, एक तरफ 5 आ रही है। हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना है, तो हमें 5 वाली को ढूंढना है। 5 वाली मैंने यहाँ इसको निशान लगा के रखा हुआ है। इसके बाद हमको क्या करना है? उनकी स्थिति निर्धारित करनी है, अर्थात इनको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ये देखना होगा कि जो उस चेन के बाहर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरे कार्बन के साथ ये जो ग्रुप है जुड़ा हुआ है, अलग है, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ? देखिए ये वाला। ये कौन सा ग्रुप है? CH3। और CH3 कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है। तो यहां पर ये जो श्रृंखला है इसकी नंबरिंग हम चाहे तो यहां से करें, चाहे हम नीचे से करें, दोनों साइड से एक ही नाम आएगा।
तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना है और उनकी स्थिति को निर्धारित करना है। ये हमारा पहला नियम रहेगा। इसको और समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। यह देखिए मेरे पास एक और उदाहरण मैंने यहां पे लिया है। इस श्रृंखला में ब्रांचिंग भी है। इस उदाहरण में ब्रांचिंग भी करके दिखाई गई है। देखिए ये श्रृंखला, इसके ऊपर ब्रांचिंग, नीचे ब्रांचिंग, अर्थात शाखा। तो ये शाखीय श्रृंखला वाला एक कार्बन का यौगिक हो गया। अब हमें इसमें ढूंढना क्या है, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। देखिए आप लंबी श्रृंखला ढूंढने जाएं तो एक श्रृंखला यहाँ पे यह बन रही है। ये देखिए ये वाली श्रृंखला बन रही है। 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बन रही है। एक तरफ हम 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को लेकर के नाम दे दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंबी श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करें या श्रृंखला को ढूंढें, लेकिन वह श्रृंखला सबसे लंबी होनी चाहिए। तो हमारे पास 6 से ज्यादा की कोई श्रृंखला नहीं आ रही। हमने सारे इसके सिरों से इसको गिनकर देख लिया, सभी तरफ से 6 से ज्यादा नहीं आ रही है। तो हमें सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसको ढूंढ लेना है। ये देखिए ये सबसे लंबी श्रृंखला आ गई है यहाँ पर। ये देखिए ये वाली जो श्रृंखला है ये सबसे लंबी है। हम इसको यहां से भी शुरू कर सकते थे, तब भी वही बात है, और हमने यहां से ले लिया तब भी वही बात है। तो देखिए कितने कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला हो गई है ये। अब इसके 2 सिरे हो गए हैं, एक इधर और एक इधर। तो इधर से काउंट करें या इधर से, यह निर्धारित कौन करेगा, यह निर्धारित करेगा इसके साथ जो जुड़ने वाला ये जो समूह है, ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये दोनों निर्धारित करेंगे कि हम इसमें काउंटिंग किधर से करें। तो कुल मिलाकर के जो मैंने यहां पर इसमें इस वाले यौगिक में देखिए, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इस वाले यौगिक के अंदर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर इसमें गिनती करते हैं तो ये एक कार्बन का परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और मैं नीचे से करता हूं तो ये एक आ जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन का परमाणु हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ऊपर से हम गिनती करते जा रहे हैं नीचे की ओर, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो ग्रुप जुड़ रहा है उसको कम से कम नंबर मिले, उधर से गिनती करनी है। तो यहां से हम इसको गिनती करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे से गिनती नहीं करेंगे। नीचे से गिनती करने पर क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप को ज्यादा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ऊपर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 दूसरे से ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमें उधर से गिनती करनी है जिधर से कम नंबर मिल रहा है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 ये अब हमारी सही है। कुल मिलाकर के ये जो हमारी परमाणु की लंबी श्रृंखला को ढूंढने का काम है इसमें सही है और ये वाला गलत है। इसमें लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 की आ रही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, चाहे आप ऐसे करके नीचे की तरफ ले जाइए, चाहे ऊपर से साइड और फिर नीचे आ जाइए, 6 की है। 5 की ये श्रृंखला नहीं है, 6 की ये श्रृंखला है। तो आप ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। लंबी श्रृंखला आ गई, फिर आप निर्धारित कर देंगे कि कार्बन की श्रृंखला आने के बाद उनकी स्थिति निर्धारित कर देंगे, अर्थात उनको नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये तो हेक्स है, ना कि यह पेंट है। पेंट यह नहीं है, पेंट नहीं है, हेक्स है ये। आइए अब हम देखते हैं दूसरा नियम। अब देखिए क्या है, ढूंढी गई लंबी श्रृंखला के बाहर जुड़े हुए यौगिक
का नामकरण। करना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक उदाहरण है, यह देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन के परमाणु है और यहाँ पर एक ग्रुप ये हमने जोड़ दिया है ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में। सबसे पहले हमने सब लंबी श्रृंखला को ढूंढना है, यह हमने सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ ली। सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ पर 5 कार्बन परमाणुओं की है, तो हमको यह तो पता चल गया कि ये 5 कार्बन के परमाणु की संख्या है यहाँ पर, तो ये पेंट तो है ही। अब पेंट के साथ साथ अब हमने देखा कि एक कार्बन इस श्रृंखला के जो ढूंढी गई लंबी श्रृंखला है उसके बाहर, तो ये ढूंढी गई हमारी लंबी श्रृंखला हो गई। हमने इसको नंबरिंग भी कर दी, इसकी पहचान भी दे दी सभी कार्बन परमाणुओं की। उसके बाद इस श्रृंखला के जो बाहर जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पर CH3, अगर मैं इसकी संयोजकता को पूरा करूं तो एक H यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात ये जो इस श्रृंखला के जो बाहर ग्रुप है वह है CH3। इसका नामकरण करना है। इसका नामकरण करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आपने एक श्रृंखला पढ़ी, मीथेन CH4 होता है, इथेन C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8 होता है। ऐसे ही ये श्रृंखला नीचे तक चलती चली जाती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब यदि हम इस श्रृंखला का नाम देखें तो वह श्रृंखला कहलाती है एल्केन। श्रृंखला को बोलते हैं एल्केन। और एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पर यह जो यौगिक है क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है। देखिए मीथेन का जो सूत्र होता है, मीथेन का जो सूत्र होता है वह होता है CH4। ये देखिए CH4, और मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो बन जाता है CH3। और यदि किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं तो वह क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है। तो यहाँ पर मीथेन ग्रुप था, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CH3 बन गया। CH3 को क्या बोलेंगे, मीथेन। मीथेन का N हटा देंगे और I लगा देंगे, YL, I लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। देखिए क्या नाम हो जाएगा, जब तक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मीथेन। ये देखिए, और जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर हटा दें और एक आबंध को हम इसके फ्री रखें इस प्रकार से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन जो शब्द है वह हट जाएगा और आइल लग जाएगा, आइल ये लग जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथ तो आएगा ही, और आ और इल और लगाना है, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ग्रुप है जो आपको दिखाई दे रहा है इस श्रृंखला के बाहर, वो कौन सा ग्रुप हुआ, वह हुआ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप है वो CH3। तो आप उसका नामकरण करेंगे, नामकरण करना है आपको। अगर यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण दूं अगर आपको, तो यहाँ पर देखें हम C2H6 इथेन होता है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूं तो C2H5 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 6 की बजाय 5 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। C2H5 को क्या बोलेंगे, देखिए ये क्या है, C2H6 क्या है, इथेन, और N हट जाएगा और I जुड़ जाएगा, N को हट करके, तो क्या बन जाएगा, इथाइल। तो ये जो हमारे पास आ गया इसको क्या बोलेंगे, एथाइल। एथाइल समूह बोलेंगे। प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा। बस एल्केन की श्रृंखला में से आपको एक एक हाइड्रोजन कम करते चले जाना है। चलिए, ये मेरे पास कार्बन का यौगिक जिसकी लंबी श्रृंखला 5 कार्बन परमाणुओं की है, तो ये इसका नाम, ये तो इतना तो निर्धारित हुआ कि ये पेंट है, क्योंकि 5 कार्बन के लिए पेंट आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन के परमाणु पेंट हो गया। अब हमें इसको नंबरिंग करनी थी, 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी कर दी हमने।
लंबी श्रृंखला को ढूंढ दिया, उनकी स्थिति निर्धारित कर दी। अब ढूंढी गई श्रृंखला के बाहर जो समूह जुड़ा हुआ है, जो यौगिक जुड़ा हुआ है, समूह जुड़ा हुआ है, उसका नामकरण करना है हमें। इसका नाम देना है खाली पेंट और एक आबंध दे करके, एन नहीं कह देंगे हम उसको, खाली पेंटेन नहीं है ये। खाली पेंटेन तो इतना ये खाली पेंटेन है, लेकिन ये समूह क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, समूह कौन सा है ये, अगर मैं इसको दर्शाऊं यहाँ पे तो ये CH3 वाला समूह है। ये देखिए यहाँ पर CH3, ये देखिए CH3 इस तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी मुझे नाम के अंदर लेना है। इस यौगिक के नामकरण में इस समूह का नाम और स्थिति आनी चाहिए। वह कैसे आएगी? आयुपैक ये कहता है कि आपने जो नंबरिंग की है, आप देखिए कि जो आपका समूह जो उस श्रृंखला के बाहर है वो कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसके नंबर का पता चलने के बाद, जैसे ये समूह यहाँ पे मिथाइल समूह यहाँ पर 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका नंबर पता चलने के बाद सबसे पहले एज ए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? पूर्व लगन, अर्थात जो हम मुख्य नाम लिख रहे हैं उससे पहले हम इसको लिखेंगे प्रीफिक्स के रूप में। और प्रीफिक्स के रूप में केवल नाम ही नहीं, उसकी स्थिति को भी दर्शाएंगे। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है जो तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी हम सबसे पहले तो लिखेंगे स्थिति, ये है कहां, ये कहां पर है, देखिए ये 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखना है कि कौन सा समूह है, फिर हम समूह का नाम लिखेंगे। समूह अभी हमने पढ़ाई था कि CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 फिर डैश फिर मिथाइल। ये देखिए 3 डैश मिथाइल, तो 3 मिथाइल हो गया। डैश क्यों लगाया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंक और शब्द में भेद करने के लिए, अंतर करने के लिए यहाँ पर बीच में डैश लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 मिथाइल, ये 3 नंबर पे मिथाइल है ना, 3 नंबर कार्बन पे और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल। अब ये तो हमारा समूह का नाम हो गया, उसकी स्थिति हो गई, नाम भी लिख दिया हमने समूह का। अब हम इसके बाद आते हैं कि इसमें लंबी श्रृंखला कितने की है, 5 कार्बन की है, तो 5 के लिए आप क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। और सारे के सारे सिंगल आबंध है तो एन भी लगा देंगे, तो ये नाम हो जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन, ना कि केवल पेंटेन। पेंटेन नाम नहीं होगा इसका, पेंटेन तो केवल इतना है, लेकिन ये समूह जब जुड़ गया है तो आपको उसकी स्थिति और उसका नाम एज ए प्रीफिक्स अर्थात पूर्व लगन के रूप में यूज करना है। ये जो 3 मिथाइल है ये क्या है? ये है यहाँ पर प्रीफिक्स, क्योंकि हमारे पास मेन पेरेंट नेम क्या है? पेंटेन, और उसके पहले हमने लगाया जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उसको हम अनुलग्न कहते हैं, अर्थात प्रीफिक्स कहते हैं। इसके बाद में एक और उदाहरण लेता हूं। देखिए यहां पर मेरे पास ये कार्बन के 6 परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है, और इस श्रृंखला में मैं यहां पर एक कार्बन जोड़ रहा हूं और यहां पर एक कार्बन जोड़ रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मुझे लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, आप ढूंढ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के परमाणुओं की है, और भी दूसरे तरीके से ढूंढ लीजिए। 1 2 3 3 ही है तो 6 वाली मानी जाएगी अभी तक। उसके आगे अगर बढ़े तो 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला आ गई, और भी अगर आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। इसका मतलब 6 से ज्यादा कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला यहाँ नहीं है, तो हम प्रेफर कर देते हैं यहाँ पर इस वाली श्रृंखला को। ये वाली जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी है, 6 कार्बन परमाणुओं की। ठीक है, अब लंबी श्रृंखला को निर्धारित करने के बाद हमें उसकी संख्या भी बता देनी है, उनको नंबरिंग कर देनी है। संख्या बता दें, यहाँ पर संख्या देने के 2 रास्ते बने, एक लेफ्ट से राइट, एक राइट से लेफ्ट। सबसे पहले किधर से नंबरिंग करनी है, किधर से इसकी स्थिति निर्धारित करनी है? जिधर से जो समूह जुड़ा हुआ है ना श्रृंखला के बाहर, उसको कम से कम नंबर मिले। तो एक तो हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6, तो यहां से दूसरा नंबर का जो कार्बन का परमाणु है उससे ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक हम इधर से इसकी नंबरिंग करते हैं, इसकी स्थिति निर्धारित करते हैं, तो 1 2 3 ये वाला जो कार्बन का परमाणु है 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक
राइट से तो 3 नंबर मिल रहा है और लेफ्ट से 2 नंबर मिल रहा है, तो 2 कम है तो हम 2 वाले की तरफ से सही मानेंगे। तो ये वाली जो हमारी नंबरिंग है लेफ्ट से जो हमने की है राइट की तरफ वो सही है। तो ये जो हमारी नंबरिंग है ये मैंने कर दी है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये गलत है इधर की। ठीक है, अब नंबरिंग कर दी है मैंने, श्रृंखला ढूंढ दी, नंबरिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस पर नाम बताना है। नाम बताने के लिए जैसे मैंने बताया कि ढूंढने की श्रृंखला के बाहर जो यौगिक जुड़े हुए हैं उनका नाम सबसे पहले करना है आपको। उनका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ये जुड़ा हुआ है और दूसरा ये जुड़ा हुआ है, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक जैसे जुड़े हुए हैं दोनों। और यदि कोई भी 2 ग्रुप एक जैसे जुड़े हुए हों, वहां पर आपको अगर 2 ग्रुप है, ये देखिए आप इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, अगर 2 ग्रुप और एक जैसे हैं तो उनके नाम के आगे डाई शब्द उपयोग करना है। डाई, ये देखिए डाई, इंग्लिश में DI, डाई। और अगर 3 एक जैसे आ जाए, जैसे 2 यहां आ गए और मैं एक और यहां लगा दूं, ये मिथाइल ग्रुप, अब 3 हो गए, 1 2 और एक यहां जुड़ा हुआ है, 5 नंबर, 3 हो गए। तो वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर हमको उपयोग करना है ट्राई शब्द। मिथाइल नाम लिखेंगे उससे पहले जरूर लगाना है हमें ट्राई। 2 एक जैसे हैं तो डाई लगाना है, 3 एक जैसे हैं तो ट्राई लगाना है, यहां पे हो जाएगा ये ट्राई। और अगर 4 एक जैसे हैं तो आपको वहां पे टेट्रा शब्द लगाना है, टेट्रा, TETRA, टेट्रा। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। लेकिन अभी हम जरा वापस अपने इस यौगिक के ऊपर आते हैं कि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप श्रृंखला के बाहर हैं, उनकी स्थिति भी अलग अलग है। अब नाम कैसे करना है, तो ये तो पूरा पहले ही फिक्स है कि इस समूह को जो श्रृंखला के बाहर है उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इनको प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो मैं यहां पर इसका नाम लिख रहा हूं, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो देखिए मिथाइल तो लिखूंगा लेकिन उससे पहले उसकी स्थिति भी बताऊंगा। तो ये जो पहला मिथाइल ग्रुप है ये कितने नंबर पे है, ध्यान दीजिएगा, इधर जो पहला मिथाइल ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मिथाइल, ध्यान दीजिएगा 2 मिथाइल लिखा मैंने यहाँ पे। अब एक और मिथाइल आ गया, वो मिथाइल आ गया 4 नंबर पे। अब मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखूं 4 मिथाइल तो वो गलत होगा, मैं 4 मिथाइल तो मिथाइल 2 बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखना है। तो एक बार लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों की जो पोजीशन है 2 और 4 उनको एक साथ लिखना होगा। ठीक है, कैसे, देखिए, तो मैं ये नाम नहीं लिखूंगा, फिर मैं कैसे लिखूंगा, तो 2 लिखा पहले, तो 2, फिर मैं लिखूंगा 4। अब 2 और 4 के बीच में अगर डिफरेंस नहीं किया, अंतर नहीं लिखा, तो वो तो 24 बन जाएगा, 24। उसको 24 नहीं बनने देना, उसके बीच में हमको कॉमा लगा देना है, 2,4। तो यहां पर ये 2 नंबर पे हो गया 2, फिर 4 नंबर पे हो गया 4, और फिर मुझे क्या लगाना है, डैश लगाना है, क्योंकि अब मैं शब्द शुरू करने वाला हूं। शब्द क्या शुरू होने वाला है, मिथाइल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 एक जैसे हैं। अगर एक ही होता तो केवल एक स्थिति लिखते और मिथाइल लिख देते, जैसे पिछले उदाहरण में हमने पढ़ा। यहाँ पर 2 एक जैसे ग्रुप हैं, मिथाइल मिथाइल, 2 बार मिथाइल नहीं लिख रहे हम क्योंकि ये तो गलत है। तो 2 बार ना लिख करके, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, तो 2 एक जैसे के लिए क्या मैं पहले लगाऊंगा, मिथाइल लिखने से पहले मैं डाई लगाऊंगा, तो 2 4 और फिर यहां लगाऊंगा डाई। ठीक है, और फिर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। देखिए 2 4 डाई मिथाइल, समझ आ गया। डाई क्यों आया, क्योंकि 2 एक जैसे हैं। अलग अलग अगर होते तो अलग अलग नाम दिया जाता है, 2 मिथाइल, और यहां मिथाइल ग्रुप होता है तो 4 इथाइल, फिर अलग अलग ही लिखा जाता है इस प्रकार से, 2 मिथाइल 4 इथाइल, फिर ऐसे लिखते। परंतु दोनों एक जैसे हैं, चाहे मिथाइल ग्रुप हो, चाहे इथाइल ग्रुप हो, चाहे प्रोपाइल, अगर वो एक जैसे हैं तो डाई ट्राई टेट्रा ये शब्द लगाने हैं हमें कि उस समूह के नाम लिखने से पहले। तो यहां हो गया 2 4 डाई मिथाइल, और ये कितने कार्बन का है, 6 का। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, और सारे का सारा एकल आबंध लगा हुआ है तो एन। तो ये हमारे पास नाम हो जाएगा इस यौगिक का 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 2 हो गया,
4 ये हो गया, और मिथाइल ग्रुप हो गया, और 2 एक जैसे हैं तो 2 के लिए डाई, तो 2,4 डाई मिथाइल और हेक्सेन। अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा इसको, सिंपल सा है, 2 लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, 4, फिर डाई लिखूंगा, फिर मिथाइल लिख दूंगा, मिथाइल और फिर हेक्सेन, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, यह नाम रहेगा इसका। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, और आपको देखो मैं यहां पर एक कार्बन की मैंने ये और इसमें संख्या बढ़ा दी है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए लंबी श्रृंखला की अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा की कोई श्रृंखला नहीं है, 6 से ज्यादा की श्रृंखला नहीं है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यह देखते हुए सेलेक्ट करेंगे कि कम से कम नंबर पे ग्रुप अटैच हो जाना चाहिए। इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर मैं सीधे कर रहा हूं तब भी 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इनमें किसी में भी 2 नंबर पे नहीं आएगा, तो यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी कहां से कर रहे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको समझाने के लिए यहां से इसकी लाइनिंग कर दी है, अर्थात इनकी सबसे लंबी श्रृंखला को पहचान कर लिया है, चिन्हित कर लिया है, मैंने इसको नंबरिंग भी कर रखी है। अब मुझे इसका नाम बताना है क्या है। देखिए सबसे पहले तो मुझे इसका नाम पता होना चाहिए, CH3 है, मिथाइल होता है। फिर इसका नाम पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एथाइल ग्रुप है। ये अब नाम देना बहुत आसान है। 2 नंबर पे मिथाइल, आप सबसे पहले लिखेंगे 2, स्थिति है उसकी 2, फिर मिथाइल ग्रुप है। फिर 4 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथाइल, फिर डैश लगाएंगे क्योंकि अंक और शब्द में अंतर करने के लिए डैश लगाएंगे। फिर 4 लिखा, 4 कौन सा है, 4 पे क्या है, 4 पे एथाइल है। फिर नंबर के बाद हम शब्द लिख रहे हैं तो वहां पे डैश आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एथाइल, 2 मिथाइल 4 एथाइल। बाकी क्या है, और कुछ तो कहीं जुड़ा हुआ है नहीं, तो हमें सीधी श्रृंखला देखनी है, कितने की है, 6 कार्बन की है। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स, देखिए हेक्स, और सारे के सारे एक कलाबंद है तो एन जोड़ देंगे आखिरी में, तो ये हमारे पास नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 4 एथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पास सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, और वो भी ब्रांच्ड वाले उसकी थी। अगर अनसैचुरेटेड आ जाए, असंतृप्त आ जाए, तो यहां पर जैसे उसने एक द्विआबंध दे दिया, ये दे दिया, और इसका जो नाम फिर आपसे पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे, क्या इसमें बदलाव करना पड़ेगा, आपको आबंध के आधार पे एन, इन और आइन बदलना पड़ेगा, है ना। चलिए यहां पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से मिथाइल, तो हमने यहां पर 2 मिथाइल लिख दिया। 4 नंबर पे यहाँ पे इथाइल था, 4 पे इथाइल भी लिख दिया। ये तो सबसे पहले लिखना है एज ए प्रीफिक्स, पूर्व लग्नक के रूप में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बन की लंबी श्रृंखला, वो है 6 की, लेकिन 6 की तो है, हेक्स तो आ गया, इतना तो हो गया कि हेक्स है, 6 है, लेकिन द्विआबंध आ गया, इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड के लिए तो एन नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या लगाना है, इन लगाना है, तो यहां पर हेक्स इन। लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो भी कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी किसी भी कार्बन परमाणु के साथ हो सकता है। तो उस डबल बॉन्ड की अर्थात द्विआबंध की स्थिति भी आपको बतानी है, लेकिन जो एन, इन और आइन लगते हैं ये सुफिक्स के रूप में लगते हैं, तो बाद में जोड़ेंगे उसकी पोजीशन और उसका नाम, किसका, आबंध का। तो आबंध का यहाँ पे नाम जोड़ने के लिए देखिए द्विआबंध कौन से कार्बन के परमाणु पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन के परमाणु पे इन आ रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा 2, हेक्स तो हो गया 6 कार्बन परमाणु, फिर 2 नंबर पे आया है 2, और फिर क्या आया है, इन। इन क्यों, क्योंकि द्विआबंध है, द्विआबंध के लिए क्या लगता है, इन, हेक्स 2 इन, फिर ये नाम हो जाएगा। अगर द्विआबंध यहां लगा दिया तो क्या हुआ, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, और 4 एथाइल, 4 पे एथाइल ग्रुप हो गया, और हेक्स हो गया 6 कार्बन परमाणुओं के लिए, और 2 किसके लिए आ गया, इन के लिए 2 आया है, 2 पे क्या है, इन है, इसलिए आया। अगर यहां ना डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पर लगा दिया गया है तीसरे कार्बन के परमाणु पर, अगर डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है, तो यहां पर अब 2 नहीं आएगा, फिर यहां पर 3 आ जाएगा, 3 इन, कि 3 नंबर के कार्बन परमाणु पे इन है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि शाखीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का जब नामकरण करेंगे तो हमें मुख्य रूप से इन दो बातों का अवश्य याद रखना है। तो इस प्रकार हम सीधी श्रृंखला वाले अर्थात स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के नामकरण और ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन अर्थात शाखीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन का नामकरण। देखिए चक्रीय हाइड्रोकार्बन कब बनते हैं, इंग्लिश में इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साइक्लिक अर्थात साइकिल, साइकिल का मतलब साइकिल का जो टायर होता है गोल, अर्थात वहां पर कोई भी सिरा आपको स्वतंत्र नहीं मिलेगा, श्रृंखला नहीं मिलेगी, एक सीधी चेन नहीं मिलेगी, आपको सिरे उसके स्वतंत्र नहीं मिलेंगे। तो क्या बना मिलेगा, एक बंद श्रृंखला। अगर श्रृंखला भी है तो वो भी बंद है, अर्थात चक्र के रूप में। जब इस सिरे को और इस सिरे को दोनों को जोड़ देते हैं तो ये एक चक्र की तरह बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे वो एक चक्र के रूप में होंगे, उनमें खुला सिरा नहीं होगा। चक्र अर्थात साइकिल कब से बननी शुरू होती है, अगर हमारे पास एक कार्बन का कोई यौगिक बन रहा है, जैसे एक कार्बन से हाइड्रोकार्बन मीथेन बनता है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चक्र नहीं बन रहा। अगर हम दूसरे कार्बन की ओर चलें, दो कार्बन से सीधे सीधे हमारे पास श्रृंखला बनती है, चेन बनती है, ओपन एंडेड चेन है, सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है। इस परंतु जब हम तीसरे कार्बन की ओर आते हैं, देखिए तीसरे कार्बन में ये हमारे पास एक सीधी श्रृंखला का यौगिक है, 1 2 3 प्रोप और एन जोड़ दिया प्रोपेन। तो यहां पर तो ये सीधा प्रोपेन है, ये देखिए प्रोपेन है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, इस कार्बन को, ये जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन को यहां से हटाऊं और यहां जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। और इस कार्बन के इस आबंध को उस कार्बन, इस वाले के कार्बन के साथ जोड़ दूं तो ये किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए दो कार्बन हो गए, तीसरा कार्बन यहां से ये जो हटा करके मैंने नीचे लगा दिया है, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में ये लगा दिया और इन तीनों को आपस में जोड़ दिया है। इनकी संयोजकता पूरी कर देता हूं मैं। यहाँ पर एक कार्बन कोई सा भी ले आप, दो कार्बन के साथ दो आबंध बना रहा है, दो हाइड्रोजन के साथ बना देगा। ये देखिए इधर दो हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन है ये भी दो हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार से यहां इस प्रोपेन का जो सूत्र था वो था C3 और H8, ये फॉर्मूला बन रहा था प्रोपेन का। लेकिन जैसे ही इस खुली चेन को हमने बंद कर दिया, ये मैंने इस चेन को बंद कर दिया, तो C3H6 ये इसका सूत्र बन गया है, C3H6। सूत्र में परिवर्तन आ गया, हाइड्रोजन कम हो गए, कार्बन के परमाणु उतने रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु कम हो जाएंगे। अगर किसी खुली श्रृंखला को बंद कर देंगे तो कार्बन के परमाणु उतने रहने, हाइड्रोजन के परमाणु कम हो जाएंगे। अब हम जरा इसके नामकरण की ओर चलते हैं। देखिए कैसे देंगे नाम, तो 1 2 3 तीन कार्बन के परमाणु है, तीन कार्बन के परमाणु के लिए प्रोप तो आता ही है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम यहाँ ऊपर लिख रहा हूं। ये देखिए मैंने लिख दिया है, प्रोप लिख दिया है। साथ में यहाँ पर देखिए सारे के सारे एकल आबंध है, एकल आबंध के लिए मुझे क्या लगाना है, एन लगाना है, मैंने एन भी लगा दिया है, तो प्रोपेन तो बन गया ये। अब देखिए प्रोपेन तो ये भी था प्रोपेन, ये तो दोनों के सूत्र अलग है तो नाम भी अलग ही होगा, है ना। तो खाली प्रोपेन नहीं है ये, क्यों नहीं है प्रोपेन, क्योंकि बंद श्रृंखला है। साइक्लो जो शब्द है उसको हम पूर्व लगन के रूप में अर्थात प्रीफिक्स के रूप में लगा देंगे, जो हमारे पास मुख्य नाम है उसके पहले लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये देखिए ये बन जाएगा साइक्लो। साइक्लो आपको लगा देना है, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन, ये नाम होगा किसका, इस वाले यौगिक का, साइक्लोप्रोपेन। इसी क्रम में जब हम साइक्लोपेंटेन का उदाहरण देखते हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो श्रृंखला कैसे बनती है, ये देखिए ये 5 कार्बन के परमाणु हो गए। सीधी श्रृंखला लिखने की बजाय हमने यहाँ पर इसको चक्र के रूप में लिख दिया। चक्र के रूप में लिखना ही नहीं, इनको आपस में चक्र के रूप में जोड़ना भी है। एक कार्बन जो है वो दो कार्बन के साथ एकल आबंध बना रहा है, पांचों के पांचों जो कार्बन है वो एक एक आबंध से जुड़ गए हैं। इनकी दो वैलेंसी अर्थात संयोजकता को हाइड्रोजन जोड़ के पूरा कर देंगे। इस प्रकार से ये देखिए ये हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया है।
और हाइड्रोजन जोड़ करके एक कार्बन की जो चार्ज संयोजकता है उसको पूरा कर देंगे, फिर इसका नाम दे देंगे। नाम क्या है, क्योंकि चक्र आ रहा है, देखिए कोई ओपन चेन नहीं है, तो साइक्लो तो आप लगाएंगे साइक्लो, है ना। और फिर 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट लगा देंगे। और एक कल आबंध है तो साइक्लोपेंटेन, इंग्लिश में लिख दीजिए साइक्लोपेंटेन। ये देखिए कैसे भी लिखे आप, बिल्कुल आसान है, साइक्लो लगाना है, चेन बंद है, साइक्लो आएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, हम साइक्लो हेक्सेन लेते हैं और उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आयुपैक के अनुसार इसका नाम जो है, क्योंकि क्लोज रिंग है, साइक्लो तो लगे ही लगेगा, साइक्लो, ये देखिए साइक्लो, ठीक है। अब साइक्लो के साथ साथ हमें देखना है कि हेक्स भी है ये, क्योंकि 6 कार्बन है, तो साइक्लो हेक्स। और यहां पर सारे के सारे एकल आबंध है तो एन लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब हम चलते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन में भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर। चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और उसमें जो आपके सिलेबस में सबसे प्रमुख उदाहरण है वह है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन इन लग गया क्योंकि वहां पर द्विआबंध आ जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, जिसको सामान्यतः बेंजीन का नाम दिया गया है। देखिए नाम मैं पहले लिख देता हूं, साइक्लो आपको नाम से सूत्र लिखना और सूत्र से नाम लिखना आना चाहिए। अभी मैं यहां पर आपको लिख कर दिखा रहा हूं, साइक्लो और हेक्स और इन, साइक्लोहेक्सीन, ये मेरे पास एक नाम दे दिया गया। इसको मैं बता रहा था आपको कि बेंजीन का नाम भी दिया गया है। बेंजीन वैसे तो इसका सामान्य नाम है, लेकिन आयुपैक ने भी इसको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है, तो हम इसको बेंजीन भी कह सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन कैसे बनाएंगे, देखिए हेक्स का मतलब 6 कार्बन के परमाणु, तो आप सबसे पहले क्या करें, 6 कार्बन के परमाणुओं की एक संरचना बना लें। ये देखिए 6 कार्बन के परमाणु हमने यहां ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखिए हेक्सीन, इन जुड़ा हुआ है, और साइक्लो तो इसका मतलब हमें सब कुछ श्रृंखला को खुला नहीं छोड़ना, बंद करना है, तो हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। लेकिन इसमें एक खासियत है साइक्लोहेक्सीन में, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक बार तो आपको सिंगल आबंध लगाना है, फिर आपको द्विआबंध लगाना है, फिर आपको सिंगल लगाना है, फिर आपको द्विआबंध लगाना है, फिर एकल आबंध, फिर द्विआबंध लगाना है। इस प्रकार आपको अल्टरनेट, अर्थात एक के बाद एक बार सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे करके आबंध आपको लगाने हैं। बच गई इसकी संयोजकता, उसको आप पूरा कर दो। तो 3 आबंध देखो पहले बने हुए थे, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा और बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। इसके सूत्र की अगर हम बात करें, C6H6, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सीन। बेंजीन की संरचना को लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है, देखिए इसकी लेविस संरचना बनाने के लिए मुझे क्या करना है, जो कार्बन जहां उपस्थित है मुझे वहीं पर उपस्थित करना है। देखिए जो कार्बन जहां थे वहीं लगा दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, जहां एकल आबंध बन रहा है वहां पर मुझे 2 डॉट रखनी है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एकल आबंध बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के द्विआबंध बनाते हैं। तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि कितने आबंध है। अभी यहाँ पर एकल आबंध है, ये देखिए एकल आबंध है, तो मैंने 2 डॉट रखे हैं। अब अगले कार्बन के साथ कितने हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो मुझे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रखने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 4 डॉट रखनी होगी। अब हाइड्रोजन का एक डॉट दिखा दीजिए आप इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो जुड़ना है ना, तो एक हाइड्रोजन का आप यहाँ पर डॉट दिखा दीजिए। ये दिखा दिया मैंने हाइड्रोजन का, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई है बेंजीन की, साइक्लोहेक्सीन की। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो आपके अध्याय में दिए गए हैं, आपके सिलेबस के अनुसार है, वो आपको सारे बता दिए गए हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कहीं कोई समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से मिल करके अपनी समस्या का निदान कर लीजिएगा। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको
इन नामकरण की बार बार से प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करनी है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा कार्बन यौगिकों का नामकरण आपके लिए आसान हो जाएगा।